तो सरफेस टेंशन का जो ये है ना, ये एक अनोखा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ लिक्विड में होता है, ये सॉलिड में नहीं होता है। सबका अपना अपना, ये लिक्विड का एक अनोखा प्रॉपर्टी है। इसी के बारे में, लिक्विड के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग सॉलिड पढ़े थे, नहीं इलास्टिसिटी में किसके बारे में पढ़े थे? हाँ 99% तो सॉलिड वाला था ना, 90%। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सरफेस टेंशन। ये भी इलास्टिसिटी टाइप का ही है। देखो इधर बढ़िया सुनो, तुम पूरा फील के साथ सारा बात समझ में आ जाएगा। सरफेस टेंशन का पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है। सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन is a property of the liquid by virtue of which it behaves like a by virtue of which लिखो, by virtue of which it tries, क्या लिखा है डेफिनेशन? Surface tension is a property of a liquid by virtue of which it tries to occupy, by virtue of which it tries to occupy minimum surface area क्या लिखा? minimum surface area. As a result, it behaves like a elastic stretched membrane. It behaves like a क्या लिखा? Elastic stretched membrane. ये एक अनोखा यूनिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किस में होता है? लिक्विड में, ठीक है। ये न सॉलिड में होता है और न गैस में होता है, ये ज़्यादातर किस में होता है? लिक्विड में। बात मत करो। अब देखो इसके प्रॉपर्टी से क्या होता है कि लिक्विड हमेशा चाहता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम रहे, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कोई ऐसे पानी में हाथ डाल के और हाथ में जो पानी आ जाए वो पानी को ना एक ग्लास प्लेट के ऊपर ऐसे रखो, नहीं तो कैसा शेप ले लेता है? हाँ गोल ले लेता है, स्फीयर ले लेता है। चाहता तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के शेप भी होता है, नहीं कोई शेप मतलब कि वो क्यूबॉइड भी तो ले सकता था, सिलेंडर भी ले सकता था, बहुत तरह का शेप होता है अलग अलग, नहीं लेकिन लिया तो क्या लिया? स्फीयर लिया। बिकॉज स्फीयर हैज़ गॉट द सरफेस एरिया मिनिमम। स्फीयर का जो एरिया होता है अमॉन्ग ऑल द सरफेस एरिया सबसे लिस्ट किसका होता है? स्फीयर का। इसलिए वो स्फीयर का शेप ले लेता है। अब स्फीयर का मिनिमम सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए? तो इसको हम बहुत तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट ये सिर्फ लिक्विड के अंदर होता है, ये याद रखना, ठीक। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ गया। अब देखो ये स्फीयर ही क्यों शेप ले लेता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी लेंगे तब, एग्जैक्ट तो स्फीयर नहीं होगा, ये थोड़ा सा इस टाइप का शेप होगा, ऐसे करके ऐसा टाइप का हो जाता है। बट अगर सारा कंडीशन आइडियल कंडीशन फुलफिल होगा ना तो बिल्कुल ये स्फीयर ले लेगा, ठीक है। कैसा शेप ले लेगा ये? हाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मान लो पूरा 1 लोटा पानी रख देगा, 1 गिलास रख देगा तो पसर जाएगा वो। स्फीयर तभी लेगा जब 1 ड्रॉप रखेंगे ना, सिंगल ड्रॉप। दूध में भी बहुत कोई देखते हो ना, ऐसे हाथ डाल के ऐसे दूध असली है कि नकली है तो पता लगाने के लिए 1 ड्रॉप ऐसे रखता है, पसर गया तो बोलता है साला पानी मिलाया है, और नहीं पसरा तो हाँ खाटी, नहीं दूध कैसा है? खाटी असली, क्या बोलता है? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो देखो इसका एक्सप्लेन करने के लिए ना हम लोग पहले एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम ही कर रहा है, इंटर मतलब आपस में 2 मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। तो इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2, हाँ इट इज ए क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डेफिनेशन
लिखने का जरूरी नहीं, कभी पूछेगा नहीं, खाली जानना क्या क्या है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? इट इज़ ए फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, ठीक। और इसका जो एरिया होता है, रेंज होता है, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के आसपास में होता है। तो रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? तो इट इज़ ए डिस्टेंस अप टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स कैन एक्ट। इसको रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत है? अब इसका रेंज समझ में आ गया। उसके बाद ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये एक तरह का हाइपोथेटिकल स्फीयर है ऐसे, जिसका रेडियस कितने के बराबर होता है? तो जिसका रेडियस रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर हो, ठीक। तो ये हाइपोथेटिकल स्फीयर को ही क्या बोला जाता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हाइपोथेटिकल है, रियलिस्टिक नहीं है। इससे पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? ये एक तरह का ये कंक्लूजन देता है कि जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल भरा हुआ है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल इस स्फीयर से बाहर होगा, रेंज मतलब कि स्फीयर मतलब चारों तरफ हो गया ना, तो इस मॉलिक्यूल से अगर ये मॉलिक्यूल बाहर है तो इस पर फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर कोई मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर है तब फोर्स लगेगा, क्योंकि रेंज में आ जाएगा ना। और इसका रेंज बहुत कम होता है, 10⁻⁸ मीटर से एटॉमिक साइज लेवल है। देख रहा है, एटम का भी साइज लगभग इतना ही होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी यही है। ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ये जो इसका जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये आमतौर पर देखा गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर या डिस्टेंस का पावर 8 पे डिपेंड करता है। 8 जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर होता है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 8 टाइप का होगा। मतलब तुरंत सडनली ये 0 हो जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो सडनली इसका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। बहुत कम डिस्टेंस होगा तभी एक्ट करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये एक्ट नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर ये मॉलिक्यूल बाहर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इस मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल ए ले लेते हैं, तो ये बी ले लो, ये सी ले लो, तो किस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा? सी पे। बी पे नहीं लगेगा क्योंकि इस एरिया के बाहर है। तो इससे पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? इससे पढ़ने से फ़ायदा होता है कि हमको एक मोटा मोटी 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाता है। अब इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल सब चारों तरफ हो गया। अब उसके अंदर रहेगा तो फोर्स लगेगा और अंदर नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। बोल क्लियर है? तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स समझ में आ गया क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। अच्छा, रेंज इसका कितना डिस्टेंस तक ये एक्ट करेगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आ गया, हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसका रेडियस किसके बराबर होगा? हाँ, रेंज ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बराबर, जो कि कितना होता है? 10⁻⁸ से 10⁻10 मीटर। बोल क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ। इंटरमॉलिकुलर फोर्स 2 तरह का होता है। क्या क्या? एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। मटेरियल सेम काइंड का होना चाहिए। और इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसमें लाइक मॉलिक्यूल होगा, वेरी गुड। हाँ, और ये वाला क्या होगा? हाँ, और ये होगा अनलाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। अब देखो, अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो चिपकेगा नहीं, दो मॉलिक्यूल चिपकेगा नहीं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना, तो चॉक मॉलिक्यूल और बोर्ड का मॉलिक्यूल का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए लिखा पा रहा है। अगर मान लो ऑयली कर देते इसको, पूरा तेल तेल चिपचिपा, अब हम उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये लिखाएगा नहीं, चिपकेगा नहीं। जिसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तभी चिपकता है। अगर मान लो एक कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर में मान लो मरकरी रखा हुआ है, ठीक। अब उस मरकरी कंटेनर के अंदर हम एक ग्लास रॉड को ऐसे डाल के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? चिपकेगा नहीं, पूरा सूखा बाहर आ जाएगा। ये भी अनोखी चीज़ है, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। मरकरी का खुद का कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू एडहेसिव फोर्स इन बिटवीन व्हाट? ग्लास मॉलिक्यूल एंड मरकरी मॉलिक्यूल, ठीक। लेकिन अगर मान लो ग्लास रॉड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तब तो ये पूरा भीग जाएगा, ठीक है, पूरा भीगा हुआ निकलेगा।
चिपक जाता है, उसका मतलब एडहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अगर कोई मान लो बच्चा को नहलाने के लिए टब में डालते हैं ना, टब में डाल के बाहर निकालते हैं तो पूरा भीगा हुआ रहता है कि नहीं। अगर सोचो वो कोहेसिव वाला ज़्यादा होता तो चलो भीगवे नहीं करता, बच्चा नहा ही नहीं पाता, ललच जाता नहाने के लिए, माँ परेशान बच्चा परेशान। कोहेसिव ज़्यादा है, एडहेसिव हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जिसका एडहेसिव ज़्यादा होगा वो चिपकने में काफ़ी काम आएगा। देखो जो हम लोग टाइल्स मार्बल जो लगाते हैं, तो देखो टाइल्स लगाने के लिए दीवार में बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगता है ना, तो हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं। तो सारे केमिकल्स में देखना केमिकल जो आता है ना सीमेंट का जैसा, तो उसमें एडहेसिव टाइप का पूरा लिखा हुआ रहता है। नहीं, एडहेसिव, फेविकोल में भी एडहेसिव, एडहेसिव वर्ड फेविकोल में भी रहता है। क्यों रहता है? हाँ, वो चिपकाने वाला जो एरिया होगा जिससे चिपक जाए आसानी से, ठीक है, जिसका क्या हो चिपक जाए, उसी का क्या बोला जाता है, कोहेसिव फोर्स। उसका कम कर देते हैं और एडहेसिव फोर्स बढ़ा, मतलब चिपकने वाला आइटम बढ़ जाता है, तो उससे चिपकाना आसान हो जाएगा। चिपकाना भी तो जरूरी है, मान लो टाइल्स वगैरह अगर ठीक से नहीं चिपकेगा तो पता चलेगा कि किसी भी दिन किसी पे भी जो है सामानों टूटा, घरों बर्बाद हुआ, आदमियों चला गया। नहीं, तो एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी हम चिपका सकते हैं, अदरवाइज नहीं चिपकेगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं। देखो तो ये तुम्हारा लिक्विड है, हम लोग सरफेस टेंशन को इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे समझने वाले हैं। तो ये मान लो कि तुम्हारा कंटेनर हो गया, ऐसे करके बोल समझ में आया? ठीक है, अब इस कंटेनर का जो लिक्विड, इसमें लिक्विड रखा हुआ है, उसको दो पार्ट में हम बांट दिए। एक मॉलिक्यूल हम यहाँ ले रहे हैं ए, और एक ऊपर वाला मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखो टॉप लेयर। जो टॉप लेयर है इसको सरफेस फिल्म कहा जाता है। किसी भी लिक्विड का जो टॉप लेयर है उसको सरफेस फिल्म कहते हैं, और उसका जो थिकनेस होता है पता है 10⁻⁻8 मीटर के आसपास में, या रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होता है। क्या इसका ऊपर वाला थिकनेस, कोई भी लिक्विड का सबसे टॉप लेयर जो है, उस टॉप लेयर को क्या बोला जाता है, सरफेस फिल्म। जैसे अक्सर देखना पेट्रोल वगैरह गिर जाता है ना, तो उसको हम थिन फिल्म भी कहते हैं। पानी के ऊपर एक परत बन जाता है कि नहीं, तो उसको हम लोग थिन फिल्म कहते हैं। ठीक वैसा ही कोई भी लिक्विड का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ना, उस लेयर को क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म कहा जाता है, सबसे टॉप लेयर का। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करें, इसमें बहुत सारा एटॉमिक लेयर होता है, बहुत सारा अरबों खरबों एटॉमिक लेयर रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एटॉमिक लेयर बहुत कम है। इसके अंदर अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बहुत कम एटॉमिक लेयर है। तो हम सबसे ऊपर वाला एटॉमिक लेयर का मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सबसे टॉप वाला मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो लेट दिस मॉलिक्यूल बी बी एंड दिस मॉलिक्यूल बी ए। ठीक, ये समझा? हाउ मेनी मॉलिक्यूल वी हैव टेकन? दो, एक टोटली जो लिक्विड के अंदर है और एक टॉप पे है। दोनों जगह हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। तो दोनों जगह बनाएंगे तो एक यहाँ बनेगा ऐसे और एक ऐसे बनेगा, नहीं ऐसे नहीं। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में फ़र्क है। इस पर अगर देखा जाए तो देखो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सरफेस टेंशन में मिनिमम सरफेस एरिया क्यों होना चाहता है, इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वाई द सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। तो हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक ए और एक बी। ए क्या है, टोटली लिक्विड के अंदर है, और बी कहाँ है, हाँ सरफेस पे है। अब ये मॉलिक्यूल का बात देखें तो ये मॉलिक्यूल देखो चारों तरफ से सेम अमाउंट से ये अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि चारों तरफ डेंसिटी बराबर है लिक्विड का, दिख रहा है, हर मॉलिक्यूल उसको सेम अमाउंट से पुल कर रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल ए, 0। नहीं समझा? लेकिन इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल इधर भी पुल हो रहा है, इधर भी पुल है, ये तो बैलेंस हो रहा है, नहीं समझा? लेकिन इस मॉलिक्यूल को देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल पुल किया और ये जो मॉलिक्यूल पुल किया, एक मॉलिक्यूल ये वाला ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल बी को पुल किया, और दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो पुल बाय दिस मॉलिक्यूल। अब ये दोनों का अगर देखा जाए तो एक कंपोनेंट इधर वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ना, अगर इसको देखेंगे तो ये वाला नीचे वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड होता जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। याद रखना, लिक्विड में हमेशा नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ठीक, तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो नेट पुलिंग है या नहीं है,
पुलिंग है, जबकि ये वाला में नेट पुलिंग किधरों नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नेट पुलिंग नहीं है, लेकिन इसमें नेट पुलिंग है। किधर, नीचे है कि ऊपर है? तो अनबैलेंस फोर्स ऊपर में लग रहा है, जबकि इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा था, जबकि इसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। बात समझ में आए? अब इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा बताओ? ये कौन स्टेबल हुआ, कौन अनस्टेबल हुआ? नीचे वाला स्टेबल हुआ, ऊपर वाला अनस्टेबल हुआ। बोल क्लियर है? अब जितना ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उतना अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। नहीं आया समझ? जितना सरफेस पे क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेगा, अनस्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। जितना कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसीलिए तो लिक्विड का सरफेस एरिया कम होना चाहता है, क्योंकि जितना कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जितना कम से कम एरिया होगा, उतना कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, और जितना कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है? तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए बढ़िया चीज़ है, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं? तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ये जो है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। मोर स्टेबिलिटी मतलब लिक्विड, कोई भी नेचर क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है? चाहे वो कोई भी चीज़ में हो, स्टेबिलिटी हर चीज़ में चाहता है। सरकार बने तो स्टेबल बने, टिके 6 साल नहीं टिके, ऐसा नहीं कि हर महीने साला नया नया इलेक्शन होता रहे। कोई चाहता है क्या? उसमें देश का बर्बादी है, जनता का बर्बादी, सब चीज़ का बर्बादी। नौकरी चाकरी में भी स्टेबल है कुछ था, सब 2000 कमे दे लेकिन ज़्यादा स्टेबल रहे। सरकारी हो, सरकारी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कोई कह नहीं सकता। बहुत नहीं, प्राइवेट में प्रेशर भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी। इसमें पता नहीं कब बहुत जो है हाथ जोड़ दे, बोले बाबू मेरा अपने हालत ख़राब है, तुमको क्या देख रहे हैं? तो ये और नहीं समझा? तो 2000 कमे दे लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, जितना सरफेस एरिया कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है? आटा का लोइया देखा है जो बनता है, तो वो बहुत सारा आकार में बच्चा लोग बनाता है, या फिर वो जो क्या आता है, जो क्ले जो आता है, बहुत सारा शेप हो सकता है नहीं? तुम चाहो तो उसको रोटी बना दो, कोई भी आकार दे दो, क्यूब बना दो, क्यूबॉइड बना दो, स्फेयर बना दो, बहुत सारा स्ट्रक्चर बच्चा लोग के हाथ में खाली मिलना चाहिए, फिर देखो क्या क्या बन जाता है। ठीक है? लेकिन अमॉन्ग ऑल द वेराइटी सबसे सरफेस एरिया कम किसका होता है? स्फेयर का। स्फेयर का एरिया सबसे कम होता है, उससे और कम एरिया किसी का नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो हम लोग एरिया बढ़ा देते हैं, ऑमलेट बना देते हैं, बनाते हैं ना, तुरंत पक जाता है क्योंकि उसको हीट जल्दी मिलता है चारों तरफ से, उसका एरिया बढ़ जाता है। पौच बनाते जल्दी नहीं बनता है। लिट्टी बनाते हैं, लिट्टी वाला उतना जल्दी पकता नहीं होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो बात समझ में आ गया होगा? जितना कम से कम सरफेस एरिया, कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोले तो उतना स्टेबिलिटी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है? अब इंसान देखो क्या होता है कि कभी देखना जाड़े के दिन में भी ना सरफेस एरिया कम करने के लिए जानवर लोग जो सोता है, कुत्ता उत्ता, उन लोगों को तो कपड़ा उपड़ा मिलता नहीं ना। बाहर में बिल्ली डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर कर रहे हैं, कुत्ता उत्ता जो रहता है आराम से, तो उन लोग ठंड के दिन में देखा कैसे सोता है, हैं? हाँ, पूरा मतलब कि चारों तरफ से अपना शरीर को पूरा सिकुड़ लेता है ताकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कम से कम रहे उसका बॉडी, ठंड कम लगेगा। अगर ज़्यादा एक्सपोज रहेगा उसका सरफेस तो क्या होगा, ज़्यादा ठंड लगेगा। देख रहा है, अपने आप को चारों तरफ से सिकुड़ लेता है। और वही इंसान सोता है तो देखा ही होगा कैसे कैसे, पता नहीं चला, होशो नहीं रहता है, उसका हाथ कहाँ, शरीर कहाँ, मतलब कि वो मरा हुआ टाइप का सोता है। देखा है, एकदम जंगिया पहन के जो है पूरा एकदम जो है हैं, कोई उसको मतलब ही नहीं, पूरा होश ही नहीं रहता उसको, कौन दुनिया में सो रहा है। ठीक समझ में आ रहा है? लेकिन जानवर लोग सोता है ठंड के दिन में, देखा ही होगा। तो कहने का मतलब ले दे के बात उठ रहा है किसका, सरफेस एरिया का। ठीक है? तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, नीचे के ऊपर? ऊपर ऊपर लेस स्टेबल, नीचे। तो इसीलिए सरफेस एरिया कम से कम होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। एक बात ये समझ में आ गया? अब सुनो, अगर मान लो स्फेयर लेगा तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस क्या होगा, कम होगा।
स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखो फ्री सरफेस, देखो अब ये दो कंडीशन पे ये एग्जिस्ट करता है सरफेस टेंशन, कि इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द अदर एक्सटर्नल फोर्स, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फोर्स। तो लिखो कंडीशन टू अप्लाई, कंडीशन फॉर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, कंडीशन फॉर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्या लिखा, सरफेस टेंशन। पहला, द लिक्विड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द अदर एक्सटर्नल फोर्स, द लिक्विड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द अदर एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा लिखो द लिक्विड शुड हैव फ्री सरफेस, द लिक्विड शुड हैव फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्यों होना चाहिए बताओ? ऊपर का मॉलिक्यूल और नीचे, नीचे में तो कोई सरफेस टेंशन की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा है। अनस्टेबल जहाँ होगा वही ना अपने आप को वो मिनिमम सरफेस एरिया कराना चाहेगा। तो फ्री सरफेस ऊपर वाला मॉलिक्यूल का है या नीचे वाला का है? ऊपर वाला का है, नीचे वाला का कोई नहीं है, तो फ्री सरफेस होना चाहिए। अच्छा, ग्रेविटी फ्री हॉल होना चाहिए तो और अच्छा बात है। ग्रेविटी फ्री हॉल होगा तो क्या होगा, तो सिर्फ सरफेस टेंशन का बढ़िया क्वालिटी का सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। नहीं तो अगर ग्रेविटी है तो उतना ज़्यादा, तो स्मॉल ड्रॉप अगर लेते हैं तभी तो स्फीयर लेता है, ज़्यादा ड्रॉप ज़्यादा अगर लेता है वाटर तो फैल जाता है ना, तो ग्रेविटी वाला फोर्स हावी हो जाता है वहाँ। नहीं समझ में आया? ग्रेविटी वाला फोर्स अगर हावी हो गया तो क्या होगा, तो फिर वो सरफेस टेंशन का फोर्स कम से कम लगेगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्रेविटी फ्री हॉल होगा तब देखो सरफेस टेंशन का क्या मज़ा है, तब बहुत अच्छा से एग्जिस्ट करेगा, देखने लायक होगा वो। नहीं है समझ में? ठीक है। अब देखो ये वाला जिसे है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। देखना कि जैसे मान लो कि जब जो पेंट करने वाला ब्रश होता है ना, या दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है, जब तक वो पानी के अंदर डुबाया हुआ रहता है उसका हेयर वगैरह सब फैला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये फोटो हम लोग देखते हैं, देखो जब तक इसके अंदर रहेगा तो ये झाड़ू टाइप का नहीं, ऐसे करके पूरा फैला हुआ रहेगा, किसी को पता भी नहीं कौन कहाँ है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम जिसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर शेप आ जाता है। देखो ऐसा आता है ना, ऐसा टाइप का। ठीक, तो देखो अब देखो सरफेस टेंशन का पहले फोर्स लग रहा था, इस पे नहीं लग रहा था क्योंकि फ्री सरफेस नहीं था। फ्री सरफेस होगा तभी ना होगा। और अब जब ये आया तो लगने लगा। अब ये मिनिमम एरिया होना चाहेगा, तो मिनिमम एरिया होने के लिए क्या हो, लिक्विड पूरा सिकुड़ लेगा तो सारा ऑल द हेयर्स ऑफ दिस विल क्लिंग टुगेदर, सब चिपक जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ इसके पास कोई फ्री सरफेस नहीं है, इसके पास फ्री सरफेस है। जब फ्री सरफेस होगा तभी सरफेस टेंशन का फोर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मान लो एक ग्रेविटी फ्री हॉल है, ठीक, अगर ग्रेविटी फ्री हॉल में मान लो एक आइस है जो सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में, जब ये मेल्ट करेगा ना, इफ इट इज मेल्टेड, मान लो थोड़ा सा हीट एनर्जी दे दी जरा सा, तो मेल्ट करके, तो पता है ये कौन सा स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ये तो मान लो इसका साइड का लेंथ ए ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम पता है क्या होगा, ए क्यूब होगा। बट इफ इट इज मेल्टेड, अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, लिक्विड। पहले ये सॉलिड स्ट्रक्चर में था तो कोई सरफेस टेंशन का कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, तब तो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ना। अब ऊपर तो ये इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए क्या, स्फीयर। अब ये स्फीयर ले लेगा और लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, अब इसका रेडियस अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। पहले सरफेस एरिया क्या था, अब सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो देखो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो ये रिलेट होगा, मास तो वही रहेगा ना। अगर 1 किलो का आइस है तो 10 किलो हो जाएगा, ये मास वही रहेगा। तो हम इनिशियल मास बराबर क्या लिख सकते हैं, फाइनल मास। तो इनिशियल मास क्या होगा, तो इनिशियल मास में वॉल्यूम हो गया ए क्यू और डेंसिटी रो एल हो जाएगा, रो एस या रो आइस, ऐसे लिख सकते हैं।
व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या, तो इट विल बी 453 इंटू, हाँ ये हो जाएगा रो एल ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आई जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से देखो ये रिलेशन, तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो आर कैन बी गेट कैलकुलेटेड। अच्छा कहेगा कि कितना एरिया में चेंज हुआ, तो इनिशियल एरिया इसका क्या था, तो देखो इनिशियल एरिया एक सरफेस का ए स्क्वायर था, 6 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 6 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फाइनल एरिया क्या होगा बताओ, तो फाइनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कौन वाला एरिया ज़्यादा होगा, कौन वाला एरिया कम होगा, तो तुम कंपेयर करने का चीज़ कंपेयर करके देख सकता है, ठीक है। आमतौर पर ना ये दोनों बराबर दिया रहता है। देखो आइस का जो डेंसिटी है लगभग कितना होता है 900 के आसपास, जबकि लिक्विड का डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1000। तो बहुत सारे क्वेश्चन में कहता है कि एज्यूम दैट देयर इज नो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इन बिटवीन आइस एंड वाटर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम हो गया। तब उस केस में ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू हो गया। तो देखो एक रिलेशन से ये वाला, तो ए क्वेश्चन में ए के रिस्पेक्ट में ना दिया हुआ था, तो ये निकल जाएगा। तो व्हाट इज फाइनल, तो 4 पाई आर, आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3AQ/4 पाई का पावर 1/3 इक्वल टू आर। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो 3AQ/4 पाई और ये वाला क्या हो जाएगा 1/3 और 2, ठीक है। तो अगर इनिशियल एरिया कहेगा कि दिया हुआ है या ए दिया हुआ, तो फाइनल एरिया पूछेगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बोलो। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पर, सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी लगाएं। अब इतना तो समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन है जिसके वजह से एरिया मिनिमम होना चाहता है, बट इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, हाउ इट विल बी गेट मेजर्ड, किसका ज़्यादा होगा, कोई ना कोई मेजरमेंट होना चाहिए ना, किसका कम है किसका ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में भांति भांति के लोग, तो लिक्विड भी तो भांति भांति का होता है, कोई पानी होता है, कोई दूध होता है, ग्लिसरीन होता है, मरकरी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो सबका कैसे मेजरमेंट होगा, हाउ इट विल बी गेट मेजर्ड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट क्या होता है, तो विद्वानों ने देखो कैसे इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। पहले इसका फिनोमिनन देखो क्या है कि जैसे मान लो एक कंटेनर है, से ये कंटेनर ले लेते हैं, ठीक, सिलिंड्रिकल कंटेनर है। अब ये इसमें एक लिक्विड हम ऐसे रख दिए तो बिल्कुल इस तरह का शेप ले लेगा, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अब कुछ मॉलिक्यूल ऊपर है, मतलब कुछ का बहुत सारा मॉलिक्यूल ऊपर है और मॉलिक्यूल नीचे भी, ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे वाला मॉलिक्यूल सेम बात की, अलग अलग। ऊपर वाला मॉलिक्यूल ना अलग तरह हलचल मचा हुआ रहता है, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल हर मॉलिक्यूल त्राही रहता है, जबकि नीचे वाला मॉलिक्यूल वेल स्टेबल, नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या है वेल स्टेबल है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन ऊपर वाला मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 नहीं है। पता है ये बिल्कुल इस टाइप का रहता है, इसको फील करा रहे हैं। देखो कि ऊपर वाला लेयर का देखा जाए ना, तो ऊपर वाले लेयर में देखो मान लो एक हम ऐसे ग्लास टाइप का ले लेते हैं, ऐसे ये ग्लास हो गया। अब इसको ना बैलून देखा ना, बैलून फाड़ने के बाद मान लो बैलून काट के ना एक रुमाल टाइप का बना लो, बड़ा बैलून है उड़ने वाला जो होता है ना 1 नंबर का, वह बैलून का ये है, उसको क्या काट करके एक रुमाल टाइप का बना लो और इसको ढोलक जैसे बनाते हैं ना, ढोलक टाइप का चारों तरफ से ना ऐसे पूरे झाँझ के और उसको दबा के पेस्ट कर दो, ऐसे चिपका दो, तो ये ढोलक टाइप का बन गया। अब यहाँ पर ऐसे मारेगा ना टन टन टन, नहीं आवाज़ आएगा, क्या बोला, हाँ बॉटल में भी ऐसे कर सकते हैं, खैर जो भी है। अब सुनो, अब ये बिल्कुल इलास्टिसिटी टाइप का है। अब ये हर मॉलिक्यूल पूरा फैला के किया है ना, तो सब फैला हुआ है, इसी टाइप का कुछ यहाँ भी होता है, समझा। हर मॉलिक्यूल ना, हालांकि नेट कोई भी मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स हर मॉलिक्यूल पे क्या है 0 है, लेकिन पुलिंग है दम, समझा। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पूरा पुल कर रहा है। और विश्वास ना हो तो इसमें ब्लेड ऐसे मार दो, ब्लेड मारेगा तो पता है कैसा हो जाएगा, हाँ फट जाएगा, इस टाइप से है ना, देखो ऐसा हो जाएगा, देख रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो ऐसे सटा हुआ था, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये इस चीज़ का प्रूफ है, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि पुलिंग फोर्स है, पुलिंग। अगर पुशिंग होता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है,
ये पुलिंग है, पुलिंग मतलब कि फैलना चाह रहा है, ठीक है। पुल्ड, एवरी मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल, हालांकि नेट फोर्स इज जीरो बट एवरी मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल। नहीं आया समझ में? वैसा ही कुछ माहौल बना हुआ है इसके ऊपर भी, बात समझा? ऐसा ही कुछ माहौल है किसका? ऊपर वाला, नीचे वाला का नहीं, ऊपर वाला का। नहीं आया समझ में? अब इसका मेजरमेंट देखो कैसा होता है। तो ये ऊपर वाला ना एक लाइन ऐसे देखो, ऊपर वाला हम सरफेस को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला सरफेस है। अब देखो एक मॉलिक्यूल देखो ले रहे हैं ऐसे, दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय, इधरों का मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल सर कोई भी एक मॉलिक्यूल किसी लाइन पे ले लेते हैं, तो दिस लाइन वाला मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय इधरों का मॉलिक्यूल और इधरों का मॉलिक्यूल, हालांकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या? जीरो, बट दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड और नॉट। तो देखो दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय इधरों का मॉलिक्यूल, हम थोड़ा दूर में मॉलिक्यूल लिए हैं, और इधरों का मॉलिक्यूल, तो इधर इधर बैलेंस होता गया, इधर इधर, हालांकि ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है, पूरा सरफेस पे इधर उधर सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब देखो सुनो, ये वाला लाइन समझ में आ गया, नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अब इसके ऊपर एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं ऐसे। अब इसका मेजरमेंट देखो क्या होता है, लेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन बी एल, ये इमेजिनरी लाइन लिए हैं। अब दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय, इधर का है कि नहीं, तो किसी एक तरफ से हमको समझना रहता है, हालांकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है? जीरो है, बट हम एक मॉलिक्यूल पे लेना, हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो 1 मीटर के ऊपर लाइन जो खींचेंगे ना, तो पर मीटर जो फोर्स लग रहा है ना, पर मीटर इस लाइन के ऊपर इधर का जो मॉलिक्यूल पुल कर रहा है, उसी से इसका डेफिनेशन बना हुआ है। तो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय एस, ये होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्या? लेंथ। 1 मीटर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स लग रहा है उसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो इसको हम डेफिनेशन बोलेंगे एफ बाई एल हो जाएगा। और बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। सीजीएस बोलो, न्यूटन विल बिकम डाइन और मीटर विल बिकम, डायमेंशनल फार्मूला बताओ, एम एल टी का पावर -2 ऊपर में, नीचे में एल एल कट जाएगा तो एम टी का पावर -2। ये बात समझ में आया? अब इसको मतलब देखो समझो कि जैसे हर क्वालिटी अलग अलग होता है लिक्विड का, वाटर अलग है, ग्लिसरीन अलग है, मरकरी अलग है। वाटर के लिए समझते हैं, वाटर का सरफेस टेंशन का वैल्यू जो होता है वो 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है। समझ में आया? इसका मतलब अगर 1 मीटर का लाइन खींचेंगे ना, तो 1 मीटर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो 0.075 न्यूटन से पुल हो रहा है। ये मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल से पुल हो रहा है, हालांकि उधरों से हो रहा है, बट किसी एक तरफ लेते हैं हम समझने के लिए। नहीं आया समझ में? ये मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय इधरों से और इधरों से, बट किसी एक तरफ लेते हैं इसको समझने के लिए। तो दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय हाउ मच? 1 मीटर का लेंथ लेंगे तो इतना हो जाएगा। 2 मीटर का लेंथ लेगा तो क्या होगा? 2 × 0.075 हो जाएगा। 100 मीटर लेगा तो, अगर 100 मीटर का एक इमेजिनरी लाइन लेंगे तो दूसरी तरफ मॉलिक्यूल, दूसरे वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? उसके ऊपर का जो मॉलिक्यूल है उसको, तो 100 × 0.075, अच्छा खासा फोर्स 7.5 न्यूटन है। ये आसान नहीं है। 1 किलोमीटर को सोच लो, 75 न्यूटन लगभग। 1 kg का 1 किलो रहता है तो mg कितना लगता है? तो 10 न्यूटन लगता है ना। तो सोचो 75 न्यूटन, अच्छा खासा बैलेंस, मतलब फोर्स लगने वाला बात है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो S बराबर F बाई एल, तो F इक्वल टू व्हाट? S गुना L। तो 1 मीटर के ऊपर लगने वाला फोर्स S है, तो 2 मीटर के ऊपर 2S, 10 मीटर पे 10S, तो L मीटर पे क्या हो गया? LS या SL? नहीं समझ में आया? नहीं, SL अरोरा काफ़ी पॉपुलर किताब, समझ में आया? तो फोर्स का ये सरफेस टेंशन का मतलब समझ में आ गया हो क्या हो रहा है? पर मीटर लगने वाला फोर्स क्या है? अरे बोलो। तो इसका वातावरण और इसका वातावरण एक ही जैसा बना हुआ रहता है। ठीक, अब इस पे देखो, अगर इसका देखा जाए, देखो उसका वो लास्ट वाला खाली डेफिनेशन उतारो तो हम लोग क्या देखें कि ब्रश वाला बात समझ में आ गया कि फ्री सरफेस होना चाहिए। अगर फ्री सरफेस होगा नहीं तो फिर सरफेस टेंशन वाला बात नहीं हो पाएगा। अब सुनो क्या है कि जैसे एक तुम्हारा ऐसे करके
देखो अगर वही वाला ग्लास वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक, इसके ऊपर ना कोई कांटी उटी रख दो, लोहा का कांटी, तो क्या होगा, वैसा ही रहेगा, ऊपर वाला सरफेस के थोड़ा दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा। तो इसको अगर देखा जाए तो देखो ये इस टाइप का ना कांटी, जो ये वाला कांटी ऐसे हुआ, तो ये इस टाइप का हो जाएगा कि नहीं। देखो ऊपर वाला ये है, एक्चुअली अगर इसको देखा जाए टॉप में, तो टॉप ले तो ये दब जाएगा ना, ऐसे देखो इसको रख देंगे तो ये अभी ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ये ऐसे दबा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे ये, तो ये इस पे अगर हम कैसे ये दबा हुआ, देखो तो ये बैलेंस कैसे, ये कांटी तो रख के इक्विलिब्रियम में आ चुका है ना, तो ये आफ्टर ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे बैलेंस हुआ बता तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो इलास्टिसिटी वाला जो ये है, तो mg नीचे लग रहा होगा, और ये इलास्टिक फोर्स जो लग रहा है ना, उसका एक कंपोनेंट जो है वो तो हॉरिजॉन्टल वाला बैलेंस हो गया, और वर्टिकल वाला जो लग रहा है वही mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इसलिए कांटी इक्विलिब्रियम में। ऐसा ही ठीक कुछ होता है, अगर कोई मान लो कि अब कांटी तुम लिक्विड में रखेगा ना तो डूबिए जाएगा, क्योंकि mg बहुत ज़्यादा होता है और उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन में फोर्स लगता नहीं है। लेकिन अगर मान लो हल्का आइटम रखते हैं ना, जैसे टूथपिक होता है ना, प्लास्टिक वाला, हाँ टूथपिक जो दांत करने वाला जो नहीं आता है रेस्टोरेंट वगैरह में देखना, तो समझ में आ गया, ठीक है, तो वो हल्का वाला, भारी वाला नहीं, हल्का वाला भी रखेगा ना तो ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब कि अगर इसको, अगर हम पहले स्ट्रक्चर ऐसा है, जब हम इसको रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। ये समझ में आया? अब ये कैसे बैलेंस हो गया, देखो ये ऐसे दब के बैलेंस हो, तो जैसे इसमें हो रहा है वैसा ही इसमें भी होता है, बात मत करो। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे mg लगेगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोलेंगे। अब इसके मॉलिक्यूल ये बैलेंस कैसे हुआ, तो नीचे mg लगा, ऊपर में बॉइंट फोर्स लग रहा है। क्या बहुत कोई सोचता है ना कि mg इज बैलेंस बाय बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कब लगता है, हाँ जब लिक्विड के अंदर डुबाया हुआ रहेगा ना, तब जाके उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा। ये तो डुबा ही नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल सूखा हुआ है। जो नीचे वाला हल्का सा जो भीगा सो भीगा, पूरा बॉडी का 99% क्या है, ये सूखा हुआ है, तो बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा है। बॉइंट फोर्स का ऐसे वैल्यू होता है क्या है, तो बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट दोनों एक ही बात है, तो VI ρl इंटू जी होता है। VI वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी विच इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ρl क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डूबेगा तब ना, यहाँ तो डूबा ही नहीं है, तो ये बैलेंस इससे नहीं हुआ। बैलेंस किससे हुआ, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगा ना, वही फोर्स से ये बैलेंस हो गया। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगा, तो अभी हम लोग जैसा पढ़ें कि देखो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाई एस, एस बराबर एफ बाई एल होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो एल मीटर पे लगने वाला फोर्स जो है, एस जो होता है वो 1 मीटर के ऊपर का लगने वाला फोर्स है। 2 मीटर के ऊपर 2s, 10 मीटर के ऊपर 10s। तो यहाँ पर एल मीटर का लेंथ है, तो कितना हो जाएगा, हाँ तो इसका स्लाइडर का लेंथ कितना था, एल। तो कैन वी से दैट कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल, हमेशा याद रखना सरफेस टेंशन का फोर्स अलोंग द सरफेस लगेगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस, या अलोंग द सरफेस कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और ये जो मॉलिक्यूल है इस पर फोर्स लगेगा, तो दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय इधरों का मॉलिक्यूल। देखो ध्यान से सुना, ये मॉलिक्यूल के बगल में भी मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के बगल में भी मॉलिक्यूल है। तो बगल वाला मॉलिक्यूल पुल कर रहा है ना, तो ये बगल वाला मॉलिक्यूल इधर भी पुल हो रहा है, इधर भी पुल हो रहा है। तो कितना फोर्स से पुल हो रहा है, तो 1 मीटर के ऊपर का लगने वाला फोर्स क्या, एल है। 1 मीटर के ऊपर लगने वाला एस है, 2 मीटर पे 2s। तो कितना स्लाइडर का लेंथ है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटू एल। इधरों और इधर भी क्या होगा, क्योंकि इधर भी मॉलिक्यूल पुल रहा है ये, तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स है। दिस फोर्स इज व्हाट, किसका वाला। अब मान लो कि ये समझने के लिए सपोज ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो एस एल कॉस थीटा ऊपर लगा, एस एल साइन थीटा ये हो गया। तो ये जो स्लाइडर है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो फोर्स तो बैलेंस हो रहा होगा ना। तो कैसे बैलेंस हुआ, तो एस एल साइन थीटा इधर वाला कैंसिल हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, तो जो नीचे का मॉलिक्यूल उस इलास्टिसिटी की वजह से जो फोर्स ऊपर लगाया, स्लाइडर पे जो फोर्स लगाया वो कितने का फोर्स लगाया, तो 2SL cos थीटा लिखेंगे। तो इन इक्विलिब्रियम 2SL
कॉस थीटा इज बैलेंस बाई क्या, तो यहाँ से अगर थीटा फीटा निकालना होगा तो निकल जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg बाई, देख लो तो ये कितना से ये डिप्रेस होगा, दिस डिप्रेस्ड एंगल कैन बी गेट कैलकुलेटेड। ठीक है, जो हाल यहाँ पर है वही हाल यहाँ पर ही है। कहाँ दिक्कत नहीं आ समझ, अरे बोलो तो हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है। देखो सुनो, ठीक है, देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन क्या है कि ये तुम्हारा एक फ्रेम है, सर्कुलर फ्रेम, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में इसको डाल दिए, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगा। तो ये फिल्म बन गया, बोल क्लियर है, ठीक है। इसको फिर से बता रहे हैं। अब इसके ऊपर ना वेट थ्रेड करके, मतलब थ्रेड जो है भिंगा करके इसी के ऊपर रख दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जिस शेप का इसको रखेंगे उसी शेप का ये है। तो मान लो इसका टोटल जो है लेंथ ले लेते हैं क्या, L, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, L है। तो जैसा होगा, जिस स्ट्रक्चर का होगा, जैसा पोजीशन में रखेंगे वैसा ही शेप ले लेगा। बोल क्लियर है। अब देखो उसके बाद हम क्या किए कि उसके अंदर वाला जो फिल्म है उसको क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है। तो अंदर का फिल्म तोड़ने के बाद ये कैसा शेप ले लेगा बताओ, तो सर्कुलर ले लेगा। सर्कुलर क्यों लेगा, इसका दो रीजन से हम लोग समझ सकते हैं। तो सर्कुलर इसलिए लेगा क्योंकि देखो, एक तो देखो कि इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, देखो पहले तो इधर भी मॉलिक्यूल था, इधर भी मॉलिक्यूल था ना। तो दिस मॉलिक्यूल वाज पुल्ड बाय इधर का भी मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय इधर का भी मॉलिक्यूल, दोनों तरफ का मॉलिक्यूल से ये पुल हो रहा था। तो नेट फोर्स क्या था, 0। तो जिस स्ट्रक्चर में ये लूप रखे थे वैसा ही स्ट्रक्चर में रह गया था, नहीं आ समझ में। लेकिन जैसे ही हम अंदर वाला फोड़ दिए, इसको अंदर वाला जो है इसको प्रिक कर दिए, इसको तोड़ दिए, तो व्हाट विल हैपन, अब इधर से इधर वाला जो फोर्स लगाने वाला है वो खत्म हो गया, खाली कौन वाला बचा, आउटवर्ड बचा। तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, बाहर लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात, देखिए, ठीक है। तो चारों तरफ से रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो इसका जो एरिया कम इसलिए होना चाहता है क्योंकि ये जो फिल्म है, देखो एक तो फोर्स से समझ सकते हैं, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, फोर्स जो लगा है इसके वजह से इसका एरिया क्या हो रहा है, कम होना चाह रहा है। एक तो एक्सप्लेनेशन फोर्स से कर सकते हैं क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड, उस तरफ लग रहा है जिससे इसका एरिया कम हो जाए, नहीं। और दूसरा पॉइंट है कि देखो पहले अगर फ्री सरफेस देखा जाए तो इसका फ्री सरफेस इतना इलाका पे है, अब ये लूप बन जाएगा तो क्या होगा, इसका फ्री सरफेस कम हो जाएगा ना, नहीं, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द फिल्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द फिल्म कम हो गया तो फिर व्हाट विल हैपन, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इट विल बिकम मोर स्टेबल क्योंकि लेस एरिया, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर एरिया, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ तक समझ में आए। तो ये कर सकते हैं कि इसका जो है ये सर्कुलर शेप ले लेगा, और सर्कुलर जब शेप ले लिया तो इसका टोटल लेंथ क्या लिख सकते हैं, तो एल कैन बी रिटन एज व्हाट, 2πr। ये सर्किल में बदल जाएगा, तो इसका रेडियस अगर निकालना होगा तो निकल जाएगा। तो व्हाट विल बी इसका रेडियस, 2π। अब क्वेश्चन क्या है कि जब अंदर वाला फिल्म हम इसको फोड़ देंगे, ठीक, तो ये लूप पूरा फैलना चाहेगा। अगर ये रबड़ का रहता तो जरूरी से ज़्यादा फैल जाता कि नहीं, क्योंकि सब में फोर्स किधर लग रहा है, समझा। तो इसके अंदर ये जो थ्रेड है, थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन इन द क्या, थ्रेड, थ्रेड के अंदर कितना टेंशन होगा ये हमको जानना है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, ठीक, इसके अंदर टेंशन कितना होगा, ये थ्रेड, ये अच्छा, ये टेंशन जो निकालते हैं बहुत जगह हम लोग निकाले थे, सर्कुलर मोशन में भी रिंग घुमाए थे ना v स्पीड से, तो वहाँ भी टेंशन निकला था। टेंशन का फॉर्मूला वहाँ क्या था, तो अगर रिंग का मास m हो और v स्पीड से घूम रहा हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो टेंशन कितना आया था, mv²/2πr, वेर m क्या, मास ऑफ द रिंग, v क्या है, स्पीड, और r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग है। तो वही वाला टेंशन, तो उसी टाइप का यहाँ पर कुछ टेंशन आएगा, यही टेंशन हमको निकालना है।
तो टेंशन निकालने के लिए देखो कर क्या रहे हैं, इसको हम ना देखो पहले तो देखो कि ये जो रिंग है इस रिंग पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको छोटा छोटा पीसेस में इसको डिवाइड कर देते। देखो देखो ऐसे से डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा, हाउ मेनी डी थीटा, सम ऑफ ऑल डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा, सॉरी 2 पाई नहीं। तो अब हम एक एलिमेंट देखो ये वाला लेते हैं, ये वाला ये डी थीटा, अब इसका रेडियस r है तो इसका थिकनेस क्या होगा r डी थीटा होगा। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा इधर, और इधर का ठीक ऑपोजिट कॉर्नर में फोर्स किधर लगेगा इधर, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। उसी तरह ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल, ये वाला सब आपस में फोर्स सारा कैंसिल हो जाएगा डायमेट्रिकली। तो नेट फोर्स ऑन द रिंग क्या है 0 है, लेकिन ये फैला हुआ है ना, तो फैला हुआ तो देर इज ये हर मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या है, हर मॉलिक्यूल फैला हुआ, तो किस टाइप का स्ट्रेस माना जाएगा, टेंसाइल वाला कि कॉम्प्रेसिव वाला, फैल रहा है ना तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये वाला जो थ्रेड है इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो गया, यही टेंसाइल वाला जो है, ये जो टेंशन है यही टेंशन हमको निकालना है, ठीक है। नेट फोर्स क्या है 0 है, बट देर इज अ व्हाट टेंशन, इसके अंदर टेंशन, यही टेंशन हमको निकालना है, बोल के भी। तो टेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखो क्या कर रहे हैं, एक जो ये वाला पार्ट है, ये जो रिंग है, इस रिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं देखो ये वाला, और एक इसी तरह से एलिमेंट इधर वाला ले रहे हैं। तो देखो ये एंगल हम मान लो समझने के लिए थीटा ले लेते हैं, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब बोलो, तो ये वाला फर्दर इसका लेंथ होगा r डी थीटा, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा इधर लगेगा ना, कितना लगेगा, तो सरफेस टेंशन S इसका दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस टेंशन को S से भी इंडिकेट करते हैं और T से भी इंडिकेट किया जाता है, S T दोनों लेके चलेंगे। तो हम यहाँ S ले लेते हैं क्योंकि यहाँ टेंशन हमको निकालना है, T के रेस्पेक्ट में टेंशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, तो पर यूनिट लेंथ लगने वाला फोर्स क्या होता है S, ठीक है। तो ये r डी थीटा इसका लेंथ हो गया, ये कैसे r डी थीटा है, देखो ये तुम्हारा डी थीटा है, ये रेडियस r है, डी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस होता है ना, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या डी आर बाई ऐसे, तो व्हाट इज डी एल बराबर r डी थीटा, ठीक है। तो यही इसका थिकनेस r डी थीटा होगा, तो इस r डी थीटा पे फोर्स क्या लगेगा, तो s इंटू r डी थीटा होगा। और बोलो तो एस आर डी थीटा, हाउ मेनी एस आर डी थीटा आर देयर, तो इसके ऊपर बहुत सारा है, सब एक दूसरे को क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट ये ले रहे हैं और एक एलिमेंट ये ले रहे हैं, इस पर भी फोर्स क्या लग रहा है एस आर डी थीटा, और ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। अब इसका पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो 2 पार्ट में एक पार्ट ऊपर वाला जो है ना वो पार्ट ए है, और एक पार्ट नीचे वाला जो है ये पार्ट क्या है बी है। तो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट ए एंड बी, क्लियर। तो ए और बी के ये है, तो देखो कौन कौन फोर्स क्या लगेगा, देखो ये पूरा टोटल चीज़ इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो इसका आधा हिस्सा भी क्या चीज़ में रहेगा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, नहीं पूरा कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो इसका आधा हिस्सा भी क्या रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, देखो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये थीटा लिखे, कौन एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये थीटा तो ये भी थीटा, कौन एंगल। अब इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा, तो इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा एस आर डी थीटा कॉस थीटा, इसका कॉस, इधर वाला क्या होगा एस आर डी थीटा साइन थीटा, बोल क्लियर है। उसी तरह इधर वाला साइन थीटा और इधर वाला क्या होगा कॉस थीटा, तो एस आर इधर वाला और साइन थीटा इधर वाला, साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस वाला क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो टोटल फोर्स अगर निकालेंगे तो व्हाट इज नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, देखो एस आर कॉस थीटा इंटू क्या डी थीटा, बोल क्लियर है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, देखो तो अगर हम 2 लेंगे ना, अगर इफ़ यू टेक 2 तो कंपोनेंट थीटा बराबर 0 से 90 करना पड़ेगा। अगर 2 कंपोनेंट है ना इसका एस आर डी थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी तो एस आर डी थीटा कॉस थीटा है, तो अगर 2 लेगा तो क्या करना होगा, तो थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 90 तक, क्योंकि ये ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। लेकिन 2 अगर नहीं लेगा तो फिर लिमिट लेना होगा यहाँ से लेके अब टू यहाँ तक। तो ये वाला जो एलिमेंट है थीटा के किस वैल्यू पर है 0 पर, इधर वाला एलिमेंट थीटा के किस वैल्यू पर है तो -90 कहेंगे, और इधर वाला थीटा के किस वैल्यू पर है +90। तो इधर से लेके यहाँ तक पूरा निकालना है, तो हमारा लिमिट हो जाएगा -90 से लेके कहाँ तक +90 तक, बोल क्लियर है कहाँ दिक्कत। अब एस इंटू आर बाहर आ गया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा,
अपर लिमिट क्या होगा 90, लोअर लिमिट क्या होगा -90, तो साइन 90 क्या होता है 1 और साइन ऑफ -90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 बचा, जिसको हम क्या ले सकते हैं 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोल क्लियर है? तो ये हमारा टोटल 2s इंटू 2r आ गया ऐसे। तो दिस इज द नेट फोर्स, यही हमारा नेट फोर्स लगा s इंटू 2r। क्लियर है? अब इसके ऊपर देखो हमको टेंशन निकालना था, ये तो फोर्स इसके ऊपर आया ना। नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इसके ऊपर टोटल अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो ये सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट इस पर लगा वो कितना लगा, तो ये लगा s गुना व्हाट 2r। और यहाँ पर देखो कौन किधर लगा रहा है, तो ये वाला ये हिस्सा a ले रहा है और नीचे वाला हिस्सा क्या है b है, नहीं ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है b है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तो a पे लगने वाला फोर्स क्या क्या है बताओ। तो a पे लगने वाला एक फोर्स फ्लूइड जो लगाया वो कितना लगाया s गुना 2r। और यहाँ पर तुम्हारा एक तो ये जो है b भी तो a को फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग टेंशन कहेंगे, यही टेंशन तो निकालना है। तो ये वाला t हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा t, नहीं आया समझ में, तो t प्लस t क्या लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम, a भी इक्विलिब्रियम है, b में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, b में भी s गुना 2r नीचे लग रहा है और इधर t है और इधर भी क्या है t है। तो या तो इसको ले लो या इसको ले लो। तो इन इक्विलिब्रियम फॉर a के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, तो फॉर a वी कैन राइट क्या लिखेंगे, तो t प्लस t 2t इज इक्वल टू वट s गुना 2r। तो वट इज t का वैल्यू, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा s इंटू आर हो गया। और अगर इसको लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो s इंटू आर का वैल्यू क्या होगा l/2π। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दिक्कत? अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको हम प्रोजेक्टेड लेंथ के रिस्पेक्ट में भी याद रख सकते हैं। प्रोजेक्टेड लेंथ में अगर देखा जाए तो सुनो क्या होगा, प्रोजेक्टेड लेंथ में अगर इसको देखा जाए तो देखो क्या है, तो ये जो ऐसे फोर्स लगा ना, ठीक, तो अगर मान लो कि सपोज दैट कि यहाँ एक ऐसे करके एक पर्दा ऐसे रख देते हैं और लाइट हम इधर से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, वी आर थ्रोइंग द लाइट फ्रॉम किधर से, इधर से। अब कैसा इमेज बनेगा, तो इसका टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो इसका रेडियस r है, वट इज इसका टोटल लेंथ 2πr पूरा होता है, आधा है ना, तो आधा इसका πr लेंथ होगा। बट इसका इमेज πr का बनेगा क्या, नहीं, कैसे बनेगा, तो देखो ये वाला पार्ट का यहाँ बनेगा और ये वाला पार्ट का यहाँ बनेगा, इसका बीच का यहाँ बनेगा, तो बोल इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये वाला r और ये वाला r, तो ये वाला r और ये वाला भी r, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। तो इसका एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड लेंथ। एक प्रोजेक्टेड एरिया होता है, वो भी आगे जाकर पढ़ेंगे, बट ये प्रोजेक्टेड लेंथ है। तो प्रोजेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू, बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ शैडो मारेगा तो ये तुम्हारा 2r हो जाएगा। तो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो क्या लगेगा, सरफेस टेंशन वाला, तो ए सरफेस टेंशन हो जाएगा, नहीं आ समझ, इनटू कितना 2r ऐसे। तो यही तुम्हारा फोर्स लगा, कौन वाला, सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है यही लगा। इसी फोर्स को किससे इक्वेट करना है, इसी फोर्स को t प्लस t 2t से इक्वेट करना है, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू वट, यही वाला f इन इक्विलिब्रियम, तो 2t इक्वल टू f की जगह s गुना 2r लिखेंगे, तो 2 से 2 कट गया तो t बराबर s गुना r आ गया। तो ऐसे भी आ जाएगा। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, s गुना प्रोजेक्टेड लेंथ। प्रोजेक्टेड लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, 2r है, नहीं आया समझ, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या है 2r है। अब तो किसी का भी निकल जाएगा, जैसे मान लो सपोज इतना लेंथ है ऐसे, इसके अंदर टेंशन निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे कैसे क्या होगा तो बन जाएगा कि नहीं, इसका प्रोजेक्टेड लेंथ देख लो। तो अगर सरफेस टेंशन वाला फोर्स निकालना, खाली सरफेस टेंशन वाला फोर्स, तो इसका प्रोजेक्टेड लेंथ मान लो क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा थीटा है। अब इसका ये वाला पार्ट क्या होगा बताओ, यही ना होगा, तो ये वाला r है, ये वाला r है, ठीक। तो ये θ/2 होगा ये वाला, तो r के सामने वाला, थीटा के सामने वाला ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा r sin θ/2, और ये भी क्या हो जाएगा r sin θ/2। तो इसका प्रोजेक्टेड लेंथ 2r sin θ/2 हो जाएगा, ठीक। तो सरफेस टेंशन वाला अगर फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन इंटू ये 2r लिख देंगे तो आ जाएगा। तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या रहा पाई, तो पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पाई पुट करने से sin 91 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2r। नहीं, तो ये वाला बहुत जगह हमको इस्तेमाल करना है, तो फटाफट अगर सवाल बनाना है तो कैसे बनेगा, समझ में आ गया, क्लियर, कहाँ दिक्कत, ठीक है।
तो ये हमारा प्रोजेक्टेड लेंथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कल वाला से क्या मिस ये हो रहा है, ये वाला जो है ना, हाँ ये 2 है, ये दोनों कंपोनेंट ले चुके हम, ये वाला लिख के, इसीलिए इसका मीनिंग डबल आ रहा था, ठीक है। बंद कर दिए, क्या बोला, अरे बोलो, सुनो। ठीक उसी तरह से मान लो कि एक इस तरह का एक यू शेप का हम क्या ले रहे हैं, यू शेप का हम वायर फ्रेम ले रहे हैं और इसमें एक स्लाइडर ऐसे डाल दी, स्लाइडर। इस स्लाइडर का जो मास है ना m है, और ये स्लाइड कर सकता है फ्रीली, मास m है, स्मूथ है। अब इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में हम डाल दिए तो क्या बन जाएगा, फिल्म बन जाएगा। अब इसमें भी वही होगा, इसको भी हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो ये किधर इस पर फोर्स लगेगा, तो हम अगर फोर्स वाइज देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये स्लाइडर के ऊपर ये मॉलिक्यूल है कि नहीं, दिस मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय ऊपर वाला मॉलिक्यूल से, नीचे तो मॉलिक्यूल है रहा नहीं, अरे बोलो, ऊपर वाला मॉलिक्यूल से पुल हुआ, ठीक है, तो फोर्स लगेगा। तो अगर मान लो मासलेस थ्रेड अगर होता, मासलेस स्लाइडर होता, ये स्लाइडर है, इसको कहा जाता है क्या, ये भी बिल्कुल टूथपिक वाला है, जो होटल में टूथपिक देखते हैं ना, उतना ही हल्का टाइप का, बहुत कांटी उटी मत लगाना, हड़बड़ा के फटिए जाएगा ये, नहीं, क्या लगाना है, टूथपिक लगाना है। हाँ, अब ये निकालना है कि कितना तक, अगर इसका सरफेस टेंशन S दिया हुआ है तो कितना वजन तक इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरह से, दो तरह से हम देखो यहाँ समझेंगे। एक तो पहले सरफेस टेंशन समझो कि ये मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, और फोर्स वाइज समझना है तो फोर्स वाइज समझो। जितना लेस से लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, एरिया जितना कम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और फोर्स से भी समझ सकते हैं, दो पॉइंट से हम लोग समझ रहे, देख रहा है। तो खैर इक्विलिब्रियम में हमको कितना मास तक बैलेंस कर सकते हैं ये निकालना है, फाइंड द मास इन इक्विलिब्रियम। क्या क्वेश्चन रहेगा, फाइंड m इन इक्विलिब्रियम, कितना तक हम बैलेंस कर सकते हैं ये निकालना है। तो अब हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो एक तो धरती माँ वाला mg नीचे लगेगा स्लाइडर पे, और फोर्स क्या लगेगा, तो इस लाइन पे, इस थ्रेड पे, स्लाइडर पे जो मॉलिक्यूल है कितना फोर्स लग रहा है, तो S गुना L लगेगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोलेंगे, SL फोर्स के अलावा 2 SL का फोर्स लगेगा। ये जो स्लाइडर देख रहा है ना, ये स्लाइडर पे दो तरफ मॉलिक्यूल है, एक इधर, ऐसे सॉफ्ट फिल्म जो है बहुत पतला है कि बहुत मोटा है, बहुत पतला है, ये हम लोग को दिखता है। अगर इसको बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, जिसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत मोटा दिखाई देगा। सो मेनी एटॉमिक लेयर विल बी देयर, अरबों खरबों एटॉमिक लेयर का तहत मिलेगा, समझा। ये हम लोग को ना दिखाई दे रहा पतला, हम लोग आँख काबिले है कितना, ठीक है, बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देता है क्या, बूढ़ा लोग को तो तुरंत जवाब देने लगता है। तो बहुत पतला ये है हम लोग के लिए, लेकिन एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे तो सो मेनी अरबों खरबों एटॉमिक लेयर आर देयर, जो एक दूसरे के ऊपर, तो ये अच्छा खासा मोटा है। इसका मतलब कि SL वाला जो फोर्स, बाहर वाला जो मॉलिक्यूल है उस पर देखें, इसके पीछे में भी तो है ना, जैसे हाथ है, ये देखो इधर भी है इधर भी है, अगर हम हाथ ऐसे रख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल इतना है ना, तो ये मॉलिक्यूल इधर वाला मॉलिक्यूल से ये हो रहा है, इधर वाला से हो रहा है, दोनों तरफ है ना। फ्री सरफेस इधर भी है और फ्री सरफेस इधर भी है, तो हम दो फ्री सरफेस है, तो SL वाला फोर्स और प्लस एक पीछे वाला, पीछे साइड से, ये आगे वाला SL देखें, पर मीटर लगने वाला फोर्स क्या S है, तो L पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा SL, वेर L इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, तो एक पीछे साइड से, तो ये क्या हो गया SL, तो SL कितना हो गया 2SL। तो इन इक्विलिब्रियम mg इज बैलेंस बाय क्या, या 2SL इज बैलेंस बाय mg, ठीक है। तो खैर इन इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, तो इन इक्विलिब्रियम वी कैन राइट SL प्लस SL दैट इज इक्वल टू mg। तो S इज इक्वल टू व्हाट, mg बाय, या m निकालना था ना, तो m इज इक्वल टू क्या, ठीक। तो यहाँ अगर जो निकालना होगा निकाल लेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मास ही निकालना था, मास का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहा जाएगा सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, अब हम लोग जैसा देखें कि लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस में फ़र्क है। नीचे वाला मॉलिक्यूल, ऊपर वाला सरफेस में क्या होता है, तराई तराई मचा हुआ रहता है, सब मॉलिक्यूल पुल होता है, और नीचे वाला तो स्टेबल है।
इसका मतलब जितना ज़्यादा फ्री सरफेस होगा उतना उसका ज़्यादा एनर्जी होगा। ज़्यादा सरफेस एनर्जी, ज़्यादा सरफेस एरिया, मोर एनर्जी। लेस सरफेस एनर्जी, लेस सरफेस एरिया। बात समझा? तो एक इसको और अच्छा से डिफाइन, मतलब ये करने के लिए और इसके बारे में समझने के लिए एक टर्म इन्वॉल्व किया गया है जिसको बोला गया क्या? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को हम U से इंडिकेट करते हैं। ये डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है U बराबर वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। क्या है डेफिनेशन? वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया डिवाइडेड बाय, तो U इज इक्वल टू वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया को डेल्टा W से इंडिकेट करते हैं और इंक्रीज इन एरिया को डेल्टा A से करते हैं। तो U बराबर क्या हो गया? ठीक। अच्छा, डेल्टा W की जगह ऑल्सो क्या लिख सकते हैं? U गुना लिख सकते हैं। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? तो सरफेस एनर्जी इंटू एरिया करेंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? निकल जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया को कम होना, और अगर कम एरिया नहीं है, तुम अगर बढ़ाना चाहता उसका एरिया तो खुद से बढ़ेगा। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी क्या है? कम से कम एरिया चाहता है और तुम लगा उसका एरिया को बढ़ाने, तो ऐसी बढ़ जाएगा कि तुमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। इसीलिए वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया, इसका ऐसा डेफिनेशन बना है। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी। ठीक, ये बात समझ में आया? U बराबर डेल्टा W बाय, अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होगा। तो पहले यूनिट देखो, डेल्टा W का क्या होगा? वर्क डन है ना, तो वर्क का क्या होता है? जूल, जूल पर मीटर स्क्वायर होगा इसका SI यूनिट। और CGS क्या होगा? जूल बन जाएगा क्या? अर्ग। और ये अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या है? तो वर्क का होता है ML/T का पावर -2 ml स्क्वायर ना, एरिया का L स्क्वायर कटेगा तो ये तो डायमेंशनली किसके बराबर आ गया? तो सरफेस टेंशन का भी तो इतना ही आएगा ना। तो कैन वी से दैट कि डायमेंशनली जो है, डायमेंशनली U इज इक्वल टू क्या? S। व्हाट इज S? सरफेस टेंशन। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। और बोलो अब इसको फील देखो कैसे करेंगे। मान लो कि U का कुछ वैल्यू दिया हुआ, U का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴ जूल पर मीटर स्क्वायर। इसको फील करो क्या है। तो देखो U का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस लेंगे ना ऊपर वाला, तो उस 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो उसके ऊपर का जो एनर्जी होगा, सरफेस एनर्जी, वो इतना होगा। बात समझा है? हाँ, ऊपर वाला लेयर का, ऊपर वाला सरफेस का जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा उसका एनर्जी होगा। लेस एरिया लेस एनर्जी, मोर एरिया नहीं समझा? क्योंकि वो समझ में आ रहा है क्या? मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रहेगा उतराही तराही उतना ज़्यादा मचा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना उसके पास टोटल सरफेस एनर्जी, पर मीटर स्क्वायर उसका एनर्जी को ही सरफेस एनर्जी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हम लोग डायमेंशनली निकाले। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा अलग अलग है, सरफेस टेंशन अलग चीज़ है और सरफेस एनर्जी अलग है। दोनों के बीच में रिलेशन स्कूल वाला एग्जाम में भी पूछता है, आया था क्या? है कब आया था? हाँ, यूनिट टेस्ट में। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में हम लोग को रिलेशन पढ़ना है। तो ये रिलेशन पढ़ने के लिए ना यही वाला हम एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम एक ये इस टाइप का फ्रेम है ऐसे, और इसके स्लाइडर के साथ ऐसे ले लिए, बट ये वर्टिकल ऐसे रखा हुआ, हम नहीं समझा? ये मतलब कि वर्टिकल प्लेन में नहीं, ऐसे रखा हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ। ये तो तुम्हारा ऐसे करके दिखाया हुआ है, इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसे टाइप का रखा हुआ है। फोटो समझ में आया क्या है? और इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दिए तो एक फिल्म बन जाएगा। फुल क्लियर है? कैसा फिल्म? इस फिल्म को हम सॉफ्ट फिल्म कहेंगे। और बोलो अब सर इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं? किधर लगेगा? लेफ्टवर्ड कि राइटवर्ड?
और बोलो लेफ्ट में लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? तो 1 मीटर के ऊपर लगने वाला फोर्स एस है, 2 मीटर के ऊपर 2s है, 10 मीटर पे, तो इसका स्लाइडर का लेंथ हम एल लिए हैं, एल। तो क्या बोलेंगे? तो कैन वी से एस एल लगेगा। अच्छा, एस एल ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला भी तो सरफेस है, तो नीचे वाला पे क्या लगेगा? फिर एस एल लगेगा, तो एस एल प्लस एस एल क्या हो गया? 2s l। बोल क्लियर है? तो 2s l का फोर्स लगने से ये तो मूव करने लगेगा, स्लाइडर किधर है? लेफ्ट साइड, एरिया मिनिमम होने के लिए। और बोलो अगर हम चाहते हैं कि स्लाइडर इसी जगह पर रहे तो एक आदमी को भिड़ाना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगवाना होगा, ठीक है? तो एक आदमी हम भिड़ा दिए, नहीं तो ये पता चलेगा कि ऐसे, तो कितना ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा ताकि ये बैलेंस रह सके। अगर कमजोर व्यक्ति रहा ना तो पता चलेगा ले ले पानी में चला गया। नहीं, सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर कमजोर व्यक्ति रहेगा तो व्हाट विल हैपन? ले दे कहाँ चला जाएगा? इनटू द, नहा लेगा आराम से। नहीं, स्ट्रॉन्ग, बहुत खतरनाक आदमी भी नहीं चाहिए ताकि पूरा फिल्में को तोड़ दे। फिल्म तोड़ना नहीं है, बस पकड़ के रखना है, फिल्म बनाना है। ठीक है? तो व्हाट एक्सटर्नल फोर्स ही द मैन शुड, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएगा? इन इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी से दैट कि एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एस एल प्लस एस एल, दैट इज इक्वल टू क्या? 2s l। ठीक, अब ये आदमी क्या कर रहा है? इसका सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी तो बढ़वे करेगा। तो देखो दिस मैन क्या किया, इसको खींच के अब यहाँ से देखो ऐसे, कितना से ये खींचा बंदूक तो इसको स्लाइड कितना कर दिया। और याद रखना स्लोली, स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी 0। नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? 0, अदरवाइज एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। तभी हम देखो कोई स्टैंडर्ड चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे तो कैसे करते हैं? तो विद्वानों ने बोला कि उसमें सारा कंडीशन डाल दो, क्योंकि दुनिया में भांति भांति के लोग, कोई कमज़ोर व्यक्ति, कोई WWF, कमज़ोर व्यक्ति मान लो खींच ही नहीं पाएगा, और WWF वाला तो हुमच के रख देगा पूरा। ठीक है? तो दुनिया में भांति भांति के लोग, हर टाइप का है, तो सबका एक वर्क होगा कि अलग अलग? अलग अलग। तो विद्वानों ने क्या बोला? कंडीशन डाल दो तो सबका वर्क बराबर हो जाएगा, न कम न ज़्यादा। अब स्लोली तभी हो पाएगा जब एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब जितना हम लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स राइट साइड में लगना चाहिए। तो सबके लिए सेम हो जाएगा, चाहे कमज़ोर रहे चाहे WWF। तो देखो क्या होगा, तो ये dx से स्लाइडर इज डिस्प्लेस्ड बाई कितना? बाई अमाउंट dx। तो व्हाट इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट? बताओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? तो हम ऐसा लिखें कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, ऐसे। तो व्हाट इज एफ dx? एफ एक्सटर्नल कितना लगा बताओ? तो 2s l इंटू क्या है ना, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ। अरे बोलो, अब सुनो, अब इसको हम लोग ना डेफिनेशन में पुट करो, यू वाला में सुनो। तो यू का डेफिनेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी, यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल्टा W बाई डेल्टा ए। व्हाट इज डेल्टा W? वर्क कितना किया आदमी स्लोली में? 2s l इंटू क्या dx, इतना तो वर्क किया। एरिया कितना बढ़ा बताओ? तो सुनो, एरिया ऊपर का भी बढ़ा, ऊपर का भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा होगा और नीचे का भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा होगा। इसका, इसमें एक लेयर है कि अरबों खरबों लेयर है? अरबों खरबों लेयर है। देख, ऊपर का लेयर में भी मॉलिक्यूल है, नीचे का भी लेयर में मॉलिक्यूल है, सबका लेयर का एरिया बढ़ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा तो एनर्जी बढ़ा होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो एरिया जो बढ़ा वो खाली हम L गुना dx लिखेंगे, L dx प्लस L dx लिखेंगे, L dx प्लस L dx लिखेंगे, क्योंकि ऊपर का एरिया भी लिए और साथ साथ नीचे का भी लिए। तो क्या हो जाएगा? तो L dx प्लस व्हाट? L dx। तो कितना हो जाएगा? तो 2sl dx डिवाइडेड बाई 2l dx। क्या क्या कटेगा बताओ? dx से dx कटेगा, l कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो u बराबर क्या आ गया? इसका मतलब कि देखो दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ समझ? ठीक है, तो u गुना s ही हमारा क्या हो गया? तो अब हमारा डेफिनेशन डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा? तो नाउ कैन वी राइट डेल्टा W, वर्क डन कितना होगा? तो कैन वी से वर्क डन इक्वल टू u गुना डेल्टा है।
ठीक। और यू क्या, एस, तो एस गुना डेल्टा ए ही हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, यही वर्क होगा, इसी से एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो, इसका एनर्जी कैसे बढ़ा है। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, टोटल वर्क डन बाय ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या, के एफ माइनस के आई प्लस क्या, यू एफ माइनस यू आई। अब नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, एक्सटर्नल खाली है, कंजर्वेटिव भी नहीं है, क्योंकि एम जी हमेशा नीचे लग रहा है, नॉर्मल हमेशा एम जी को बैलेंस करने में परेशान है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या आ गया, अच्छा चूंकि स्लोली ले गए थे ना, तो काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज हुआ ही नहीं, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, तो बचा क्या, यू एफ माइनस यू आई। इसका मतलब हमने जो वर्क किया ना, वो वर्क टोटल का टोटल इसके एनर्जी में बदल गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ गया, बढ़ना तो है ही था क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसका एनर्जी भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले के रेस्पेक्ट में पहले कम था, देखो किसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है कि इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका। और ये एनर्जी आया कहाँ से, आदमी जो है वर्क किया, ऐसी थोड़ी फ्री में आया, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये अगर खुद से होता ना, अगर ये खुद से होता या इसको छोड़ देते तो अपने से ही आ जाता है, अगर खुद से होता तो इसके टेम्परेचर में भी प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर इसका चेंज हो जाता है, बात समझा। ये वर्क हुआ है, अगर खुद से होगा तो इसका खुद से होगा तो टेम्परेचर या तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। तो किसी का भी अगर एनर्जी बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, जितना ज़्यादा उसके पास एनर्जी उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा ना, मोर टेम्परेचर मोर एनर्जी, लेस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है। तो यही एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, उसको हम डेल्टा क्यू बराबर एम गुना एस गुना डेल थीटा कर देंगे, या क्यू बराबर, हम लोग हीट एनर्जी पढ़ेंगे ना, एम मास होता है, एस स्पेसिफिक हीट होता है, सरफेस टेंशन नहीं, क्या होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट हमारा निकल जाएगा, सॉरी डेल थीटा जो है चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। तो खैर वो हीट में आएगा, बट समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अगर करना होगा तो यही एम एस डेल थीटा, एस क्या है यहाँ पर, या स्पेसिफिक हीट को मान लो सी से इंडिकेट करते हैं, तो एम मास ऑफ द लिक्विड, एस क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, या सी स्पेसिफिक हीट, और डेल थीटा चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर ये तरह का निकालना होगा तो निकल जाएगा, नहीं आया समझ में। तो जब भी एरिया बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी बढ़ेगा, और एरिया घटेगा तो इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस है बड़ा आर, ठीक, नहीं समझा, और इसको ना तोड़ दिए, इट इज अलाउड टू ब्रेक, इसको छोटा छोटा ड्रॉपलेट में ना तोड़ दिए, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितना है, n है, समझ में। सबसे पहले बताओ कि इसका एरिया बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। कैसे इसको फील कराते, देखो मान लो कि एक मान लो स्फीयर है, उसको हम लोग जैसे गिफ्ट पैकेट होता है, गिफ्ट पैकिंग, उसको पैकिंग करके एक रैपर से उसको पैक कर दिए, ठीक है। अब क्या किए, उसको खोल के किसी ने क्या किया, छोटा छोटा क्ले था, क्ले को पूरा किसी तरह से वो जस्ट पैक हुआ, समझा, जिस पेपर से हुआ जस्ट पैक हुआ। अब क्या किया, वो पेपर हटा के छोटा छोटा बांट दिया, अब वही पेपर से यूज़ करके पूरा पैक करना हो जाएगा, क्या घट जाएगा, हाँ पेपर घट जाएगा। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल सरफेस, नहीं आया समझ में। सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, तो पेपर कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब अच्छा एरिया बढ़ा तो एनर्जी बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, एनर्जी बढ़ा, तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकालना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या बढ़ेगा ये हमको निकालना है, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा तो हमको एक तरह का इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ही ना वर्क डन है, देखो तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ही ना एक्सटर्नल वर्क डन है, और एक्सटर्नल वर्क डन बराबर एस गुना डेल्टा ए होता है। तो कैन वी से दैट कि एक तरह का वर्क करना पड़ रहा है, यही हमारा क्या है, यू एफ माइनस यू आई है समझ में।
और इसका वैल्यू क्या होगा, एस गुना डेल्टा ए। एस क्या है, सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए क्या है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बोल क्लियर है, नया समझ में। अब फाइनल एरिया क्या होगा, तो हम फाइनल एरिया को हम n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है, और इसको एक का मान लो छोटा जो है इसका रेडियस r ले लेते हैं, तो हम n गुना 4 पाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी होगा स्कूल वाला में, नहीं आया था, n गुना 4 पाई r स्क्वायर कर दिए तो सबका एरिया हो गया। एक का एरिया छोटे वाला का क्या, 4 पाई r स्क्वायर, n से गुना कर दो तो सबका एरिया आ गया, फाइनल एरिया निकल गया ना। इनिशियल एरिया क्या होगा बताओ, तो 4 पाई r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में तो r दिया हुआ है ना, छोटा r तो दिया हुआ नहीं है, तो बड़ा r और छोटा r कैसे रिलेट होगा, तो मास से रिलेट होगा, वॉल्यूम से रिलेट होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल मास इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज इनिशियल मास, तो इनिशियल मास में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इनिशियल वॉल्यूम बोलो कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी रोयल ले लो लिक्विड का, और बोलो फाइनल में क्या होगा, तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इंटू लिक्विड वही है, तो रोयल से रोयल कट गया, तो बोलो छोटा आर कितना आया, व्हाट इज छोटा आर, बोलो, तो छोटा आर क्या होगा, तो 4/3 होगा, 4/3 कट गया तो क्या हो जाएगा, तो r बाई एन का 1/3 होगा। अरे ये इधर गया स्क्वायर, फिर क्यूबिक रूट ले लो, तो r का पावर 1/3, तो ये 3 कट गया तो r है ना बचा, और n का पावर कुछ भी नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, नहीं आया समझ में, आर क्यू इक्वल टू, यहाँ ये, हाँ ये आर क्यू होगा, हाँ, तो आर क्यू इक्वल टू एन इंटू क्या, ऐसे इसको क्यूबिक रूट ले लो, है ना। तो ये आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो फाइनल एरिया पता हो गया, इनिशियल एरिया भी पता है, ये दोनों का एरिया को डिफरेंस कर देंगे तो एस आ जाएगा। एस बोले तो इतना एनर्जी इसका बढ़ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और ये सरफेस एनर्जी का इंक्रीजमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम से एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक। अगर कहेगा कि बताइए चेंज ऑफ टेम्परेचर बताइए, तो क्या होगा, तो यही वाला को हम लोग क्या चीज़ से इक्वेट कर देंगे, एम सी डेल थीटा, वेर एम किसका मास है, इसका लिक्विड का, एस या सी स्पेसिफिक हीट, और डेल थीटा क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बस सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देर इज ए इंक्रीज, तो इधर से इधर जाएंगे तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, और बोलो यहाँ से यहाँ जाएगा तो सरफेस एनर्जी घटेगा। अच्छा, न्यूमेरिकली अगर क्वेश्चन देगा ना तो हमेशा देखना, ये चूंकि क्यूबिक रूट में है ना, तो ऐसा वैल्यू देगा जो परफेक्ट क्यूब रूट हो, जैसे क्या, हाँ पहला तो 8 दे सकता है, 27 देगा, 125 देगा, सही है, 64 देगा, हैं 8 वाला आया था डीपीएस में ना, हाँ डीपीएस में दिया था 8 वाला, तो समझ में आ रहा होगा क्या रहा है, हाँ कंबाइन टुगेदर, ठीक ठीक। तो इसी का उल्टा प्रोसेस दिया होगा, यहाँ से यहाँ देगा कंबाइन होगा, यहाँ से यहाँ देगा स्प्लिट होगा, बाकी क्या कहानी हो रहा है इसके